नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की पीएफआई को लेकर एक बड़ी कार्रवाई। भोपाल के खानू गांव में रेड की कार्रवाई की गई। दरअसल पीएफआई के टेरर फंडिंग के मामले को लेकर यह रेड की गई है और देश भर में यह कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी के चलते भोपाल के खानू गांव में भी रेड की गई। नीमच में एटीएस की टीम ने रेड की। पोस्ता कारोबारी दीपक गर्ग को एटीएस ने यहां से उठा लिया है और पूछताछ की जाएगी। जांच पड़ताल के लिए एटीएस अपने साथ व्यापारी को लेकर गई है। देश भर में एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए की तरफ से इस पूरे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सभी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। चूंकि मामला बेहद गंभीर है, आतंकवाद को पोषित करने का यह मामला है, टेरर फंडिंग का यह मामला है। पीएफआई के इस पूरे नेटवर्क को खंगालने का काम लगातार एनआईए की टीम कर रही है। और एनआईए द्वारा की जा रही इस कार्रवाई में भोपाल के खानू गांव में टीम 18 न्यूज 18 की टीम पहुंची और वहां जो जांच पड़ताल की गई और जहां पर रेड इस वक्त चल रही है, वो जो पूरा इलाका है बिल्कुल लो प्रोफाइल एक मेंटेन करके रखा हुआ था हमारे एक व्यक्ति ने, जो कि मौलाना बताया जा रहा है। और मौलाना वहां पर रहकर किस तरह से पीएफआई के लिए काम करता है और क्या उसका कनेक्शन है, ये सारी जो पूछताछ है इस वक्त उसी घर में चल रही है। और न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जिसको लेकर हमने आपको डिटेल भी दिखाई और हमारे सहयोगी वहां लगातार मौके पर मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। फिलहाल आपको बता दें, भोपाल के खानू गांव में रेड अभी भी जारी है। न सिर्फ मध्य प्रदेश के भोपाल बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु तक में ये रेड जारी है। भोपाल सहित देश भर के 6 राज्यों में अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इन पर सब पर टेरर फंडिंग को लेकर ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई है। राजधानी भोपाल के जिस खानू गांव में से जो रेड की गई है उसी इलाके में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ये तंग गली है और यहाँ से गुजरते हुए जब आप अंदर आएंगे तो एक जो घर है इस पर जो है वो एटीएस की टीम ने रेड की थी। और बताया जा रहा है कि इसमें एक मौलाना जो है वो लगभग 4 से 5 साल पहले से यहाँ रह रहे थे और बच्चों को स्कूल में और कोचिंग पढ़ाने का वो काम करते हैं। और स्थानीय लोगों की माने तो वो अभी तक उनके बारे में जानकारी लगी कि ज्यादा लोग उनके यहाँ आते जाते नहीं थे। हालांकि वो अक्सर कहीं बाहर जाया करते थे और कई दिनों तक वो बाहर रहते थे और उसके बाद यहाँ आया करते थे। तो ऐसे में ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कितने लो प्रोफाइल तरीके से वो यहाँ पर रह रहे थे, ताकि किसी तरह की कोई जो पहचान है वो लोग उनकी ना कर सके। लेकिन एटीएस की टीम ने इनसे कई घंटों की पूछताछ की है, कुछ अहम दस्तावेज भी उन्होंने खंगाले हों। और ऐसे में अब जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही पता लगाया जा सकेगा कि आखिर किस तरह की जो चीजें हैं उनसे प्राप्त हुई। आप देख सकते हैं कि बाइक जो है वो बाहर के कैंपस में रखी हुई है, इसका आधी नंबर प्लेट टूटी हुई है ताकि इसकी कोई पहचान भी ना हो सके। तो फिलहाल अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश के खानू गांव और इसके अलावा जो है वो नीमच में जो है वो कार्रवाई की गई है। एक व्यापारी को भी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई है। और ये जो इनको हिरासत में लिया गया था और कई घंटों की पूछताछ के बाद उनको एनआईए यहाँ छोड़ के गई है। उनको उनके पास से तमाम जो दस्तावेज है वो जरूर लेकर गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब जांच पूरी होती है तो किस तरह की चीजें जो है इससे इनपुट्स जो है वो निकल कर आते हैं और जो इनपुट्स निकल कर आएंगे उसके आधार पर क्या मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एएनआई और एटीएस की टीम की जो कार्रवाइयां हैं इस तरह से जारी रहेंगी। क्योंकि राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई थी उसमें देखने में आया था कि उस जब लोगों को हिरासत में लिया पूछताछ की गई उसके बाद कई प्रमुख जो जानकारियां हैं वो एटीएस और एनआईए को मिली थी और उनसे भी लगातार जो है वो आगे भी कार्रवाइयां की गई थी। क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी साल भी हो और ऐसे में कहीं न कहीं इस बात की भी आशंका है कि टेरर फंडिंग के जरिए क्या मध्य प्रदेश की आबो हवा को खराब करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। ये सारी जानकारियां जो है वो एटीएस की जांच पूरी होने के बाद ही पता लग पाएंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और बड़ी अपडेट आपको बता दें, भोपाल एनआईए की रेड में एनआईए ने पूछताछ के बाद मौलाना मुसाब खान को छोड़ दिया। टेरर फंडिंग के मामले में पूछताछ की गई थी 1 साल पहले की। ये पीएफआई पर कार्रवाई से जुड़ा मामला है। दरअसल पीएफआई मामले में जहांगीराबाद से गिरफ्तार किए गए सदस्य का करीब रिश्तेदार ये मुसाब खान बताया जा रहा है, करीबी रिश्तेदार है। और एनआईए ने 2 मोबाइल फोन और घर से कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। और इस दौरान गिरफ्तार किए गए सदस्य का रिश्तेदार मुसाब खान, जिससे कि पूछताछ करने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी और अब इसे छोड़ दिया गया। पूछताछ के बाद एनआईए ने 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। एनआईए ने पूछताछ के बाद मौलाना मुसाब खान को छोड़ दिया है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में जो कोई भी तथ्य, हालांकि अभी तक कोई इनपुट नहीं मिल पाए कि क्या पूछताछ में बात हुई और क्या इसके संबंध में मुसाब खान से पूछा गया। मुसाब का रिश्तेदारी तो है लेकिन कनेक्शन क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये पीएफआई पर कार्रवाई से जुड़ा मामला है। दरअसल 1 साल पहले ये जब कार्रवाई शुरू की गई थी तब से अब तक
कई लिंक्स इसके खंगाले जा रहे हैं। कौन लोग कैसे किस परिस्थिति में और क्या काम करने के लिए इस पीएफआई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, चूंकि टेरर फंडिंग का ये मामला है। और ऐसे में एनआईए ने पूछताछ के बाद अभी मौलाना मुसाब को तो छोड़ दिया है, लेकिन कार्रवाई अभी भी आगे जारी रहेगी और इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टेरर फंडिंग से पीएफआई के जुड़ा ये मामला, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भोपाल से एक बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुनाव प्रचार के लिए उतरने वाले हैं। कांग्रेस के गढ़ से ये प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। जी हां, प्रचार का शंखनाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं और मुख्यमंत्री शिवराज की एक जनसभा, आचार संहिता लगने के बाद ये पहली जनसभा होगी। उत्तर विधानसभा टीला जमालपुरा में जनसभा को वो आज शाम 5 बजे संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और 5 बजे से ये जनसभा होगी। शिवराज सिंह चौहान जो कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने और उनका बुधनी से टिकट फाइनल होने के बाद उत्तराखंड गए, संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया, गंगा किनारे बैठकर ध्यान किया और मूल्यांकन किया, पुनर्विचार किया सभी विषयों पर। कुछ समय गंगा किनारे बैठे और उसके बाद अब वापस लौटे हैं ऊर्जा के साथ। एक बार फिर चुनाव प्रचार में जुटेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज टीला जमालपुर में होने वाली है जनसभा शाम 5 बजे से। और भोपाल में एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। दिल्ली में होने वाली 15 अक्टूबर की बीजेपी की बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होगी जिसमें बीजेपी के जो 94 बची हुई विधानसभा सीट्स पर प्रत्याशियों के नाम है उन्हें लेकर मंथन होगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी 4 सूची जारी कर चुकी है। 4 सूची में 136 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है बीजेपी द्वारा की जा चुकी इस घोषणा के बाद अब बचे हुए 94 सीट्स पर पार्टी की तरफ से नामों का ऐलान किया जाना बाकी है। दरअसल 136 प्रत्याशी अब तक घोषित किए जा चुके हैं। 15 तारीख को दिल्ली में होने वाली बैठक में यह तय होगा कि इन 94 कैंडिडेट्स को किन सीट से उतारा जाएगा और इन 94 सीट्स पर किन कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा। दोनों ही बातों में अभी भारतीय जनता पार्टी को विचार करना होगा। 15 अक्टूबर को यह मंथन होगा। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान करने के साथ ही सियासत अब गरमाई हुई है। चुनावी तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर नेताओं की बयानबाजी और तल्ख होती जा रही है और इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट देने को लेकर तंज कसा और इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोरदार पलटवार किया। इस पोस्ट के जरिए सिंधिया ने पलटवार करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि राज्य चुनाव में अपनी आती हुई हार देखकर कांग्रेस पार्टी बौखलाने लगी है और राजनीति के भीतर शुचिता, भाषा, सम्मान को भूल चुकी है। रोज एक नए निचले स्तर पर गिरती जा रही है। श्राद्ध मनाना है तो अपने सिद्धांतों का मनाइए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर यह पोस्ट आया और इस पोस्ट को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हालांकि अभी कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जिस पोस्ट पर यह प्रतिक्रिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की आई है उसको लेकर कांग्रेस ने जरूर ये कहा है कि इस मामले की सच्चाई का पता कांग्रेस पार्टी लगाना चाहती है। सरकार इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कराए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह पोस्ट नहीं किया गया। दरअसल विद कांग्रेस नाम के ट्विटर हैंडल से एक एक्स के प्लेटफॉर्म से हैंडल से यह पोस्ट किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि समझ नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्सा। गुस्से में तो हूं, आखिर मेरे पिता, जीवित पिता के श्राद्ध की आप बात कर रहे हैं। मुझे तरस भी आता है आप लोगों पर कि कितना नीचे कांग्रेस आज गिर चुकी है,
क्या आपको लगता है कि इसके लिए ईश्वर आपको माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं। ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर से ये जो पोस्ट है जिस पर की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है उसे डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। कांग्रेस के श्राद्ध वाले ट्वीट को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि क्या हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर जाना श्राद्ध हो गया है और कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई। ये सब ठीक है। एक मध्य प्रदेश का जननायक, बेटियों का और बहनों का भाई और मामा और किसानों और मजदूरों का हितैषी और 8 करोड़ जनता का जननायक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा का श्राद्ध कह रहे हैं। क्या हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों पर जाना मामा का श्राद्ध हो गया? और श्राद्ध पक्षों में भाजपा की सूची को आने का को कड़वे दिन और श्राद्ध से जोड़ेंगे? जिंदे व्यक्तियों को आप मृत घोषित करना चाहते हो? अरे कांग्रेस और कमलनाथ इतने पागलपंथ के दौर से मत गुजरो। सनातन धर्म का इतना अपमान मत करो कि पहले तुम्हारे कई लोगों ने सनातन को जो है रोग कहा, अब सनातन को मानने वाले लोगों को आप जीवित व्यक्तियों को का श्राद्ध की तुलना कर रहे हो। थोड़ी सी सोचो, सत्ता के लिए पागल मत हो। सत्ता संस्कार की बेहतर होती है, सत्ता पागलपन की बेहतर नहीं होती। पागलपन की। और कांग्रेस ने इस पोस्ट को लेकर सफाई दी। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने कहा कि सरकार के पास इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस से सच का पता लगाइए। कांग्रेस के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरीके का पोस्ट नहीं किया गया। कांग्रेस का विरोध शिवराज सरकार के जन विरोधी नीतियों से है, व्यक्ति से नहीं। प्रिय कार्तिकेय चौहान जी, आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के श्राद्ध का कोई पोस्ट किया है, ये सरासर गलत है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी की खूब लंबी उम्र हो। हमारा राजनीतिक विरोध है, सिद्धांतिक विरोध है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में इस तरह की बात कहें। आप जरा ढंग से पता कराइए, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आपके पास होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से दुश्मन शिवराज सिंह चौहान जी के बैठे हुए हैं। उन्होंने ये शरारत की है और उन्होंने ये शरारत भी की होगी कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें टिकट दिलाया। तो इन चीजों से आप सावधान हो। हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम अमृत रत्न में मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन के साथ खास बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सभी 5 राज्यों में बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि एमपी में सरकार बनेगी बीजेपी की और एमपी सरकार ने अच्छा काम किया है, इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार ने जनता का दिल जीता है, जन जन का भविष्य सुधारने का काम किया। पीयूष गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बच गया है। 2024 से पहले 2023 के ये 5 विधानसभा चुनाव भी हैं। और कल मैं अधीर रंजन चौधरी साहब को सुन रहा था, उन्होंने तो नारा लगा दिया, जीतेगी भाई जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये चुनाव की घोषणा नहीं है, ये बीजेपी की विदाई की घंटी है। 2023 के विधानसभा चुनाव से तय हो जाएगा कि अब बीजेपी को हटना है 2024 में। उनको पूरा अधिकार है कि वो अपना चुनाव अच्छे तरीके से लड़े और हर पार्टी ने दे शुड पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। पर मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता का दिल जीता है वो इस चुनाव में भी आप सब देखेंगे। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, महीने भर में शुरू हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार चली है, केंद्र में जिस प्रकार से सरकार ने जन जन का भविष्य सुधारने का काम किया है जी, युवा युवतियों को एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया है। 5 राज्यों में चुनाव है और आपने बोला कांग्रेस में गुटबाजी है। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। कुछ कुछ राज्यों में कई सारे आरोप लगते हैं। अब राजस्थान की बात कर ले तो वहां पे भी 2-3 गुट हैं। मध्य प्रदेश में भी, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। हमारे यहाँ हम सब कार्यकर्ता की भूमिका मध्य प्रदेश में भी 2-3 गुट है। मध्य प्रदेश में भी कोई गुट नहीं है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, भारत का कोई इलाका हो, ये पार्टी तुष्टीकरण, परिवारवाद
और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा लेके खड़ी हुई है। हमारी पार्टी है जिसमें उच्च से उच्च नेता हो या एक सामान्य कार्यकर्ता अभी अभी पढ़ाई खत्म करके काम में आया हो और भाजपा में जुड़कर एक कार्यकर्ता की भूमिका करे, जी। जैसे मैंने आज से लगभग 40 साल पहले किया था। मैं समझता हूं इस पार्टी में हर एक व्यक्ति एक कार्यकर्ता की तरह काम करता है और जीवन पर समर्पित रहता है, एक नारे के साथ कि देश प्रथम, पार्टी दूसरी और स्वयं आखिरी। और इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई और कारोबारी मोहनलाल के घर और फैक्ट्री पर यह छापा मारा गया। दाल बाजार स्थित घर और मालनपुर स्थित फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई। दस्तावेजों की जांच में आयकर विभाग की टीम जुटी हुई है। आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई ग्वालियर में की गई थी। दरअसल यहां आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापामार कार्रवाई कारोबारी मोहनलाल के घर और फैक्ट्री पर की गई। दाल बाजार स्थित घर और मालनपुर स्थित फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। दस्तावेजों की जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम लगातार इस पर हमारी भी नजर। और आपको बता दें कि इस कार्रवाई में, इस जांच में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कारोबारी के घर और फैक्ट्री पर दोनों ही जगह छापा मारा गया और इस छापेमार कार्रवाई में इनकम टैक्स की टीम को अब तक क्या कुछ तथ्य हासिल हुए हैं, ये डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। कारोबारी मोहनलाल के घर और फैक्ट्री पर छापे मारे गए और आपको बता दें कि इनकम टैक्स की टीम पहुंची है तो टैक्स की अनियमितता से जुड़ा मामला हो सकता है। और अब तक टैक्स चोरी के इस मामले में या टैक्स चोरी की बात अभी तक पुख्ता नहीं हुई है। क्या टैक्स चोरी का ही ये मामला है? सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, वे बताएंगे। सुशील, क्या टैक्स की अनियमितता या टैक्स चोरी का ये मामला है, क्या डिटेल्स है? देखिए, ग्वालियर में रहने वाले कारोबारी है मोहनलाल। इनकी भिंड जिले के मालनपुर में एक फैक्ट्री भी है। ब्रांडेड घी, जो स्थानीय स्तर का ब्रांडेड घी है, वो घी बनाने का काम करती है इनकी फैक्ट्री। और बड़ा लंबा चौड़ा इनका कारोबार है। मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी इनका घी बड़ी मात्रा में जाता है। और यही वजह है कि इनकम टैक्स की जो टीम है वो इनके यहाँ सर्वे करने के लिए पहुंची। आशंका यही है कि टैक्स का चोरी का एक मामला लग रहा है और इसी के चलते इनकम टैक्स की जो टीमें हैं इनके अलग अलग ठिकानों पर पहुंची है। दाल बाजार स्थित इनके एक प्रतिष्ठान पर पहुंची है। इसके अलावा भिंड जिले के मालनपुर में जहां इनकी फैक्ट्री संचालित है वहां पर भी एक टीम पहुंची है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ग्वालियर के गांधीनगर इलाके में भी एक इनका ठिकाना है। वहां पर भी जो है इनकम टैक्स की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। इनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, रिकॉर्ड देखा जा रहा है। इनके कारोबार का लेन देन, आय व्यय, सभी जो दस्तावेज हैं उनको परख रही है इनकम टैक्स की टीम। और फिलहाल इनकम टैक्स ने इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी आशंका है कि जो इनकम टैक्स है उसमें चोरी या हेरफेर का एक बड़ा मामला हो सकता है। तो देर शाम तक इसमें तस्वीर साफ होगी कि किस तरह का क्या ये इनकम टैक्स की रेड के बाद मामला निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि अब त्योहारी सीजन है, उसके पहले भी इनका घी बड़ी मात्रा में देश के कई राज्यों में सप्लाई होता है। एक बड़ा कारोबार है। तो निश्चित तौर पर इनकम टैक्स की टीम बारीकी से छानबीन कर रही है दस्तावेजों की और शाम तक कुछ तस्वीर इसमें साफ हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, हरदा में प्रताड़ना से तंग आकर युवती की आत्महत्या के मामले में आरोपी के घर पर पुलिस ने एक्शन वाला बुलडोजर चलाया। आरोपी साजिद अंसारी के घर पर बुलडोजर चलाया गया उस क्षेत्र में, उस जगह पर जहां उसने अतिक्रमण किया हुआ था। पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी के मकान, जो कि अवैध अतिक्रमण के माध्यम से बनाया गया एरिया था, उसे तोड़ दिया गया। बता दें कि इससे पहले सर्व हिंदू समाज ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। वहीं आज एक बार फिर समाज ने हरदा बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आरोपी युवती को प्रताड़ित कर रहा था, ऐसा उस पर आरोप है। और युवती ने इस साजिद अंसारी नाम के व्यक्ति से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर ही आत्महत्या कर ली थी। और चूंकि प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने आत्महत्या की थी, ऐसे मामले में सर्व हिंदू समाज ने इस आरोपी के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग की थी। हरदा बंद बुलाया गया था समाज की तरफ से। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है तो एक और कार्रवाई की गई, जिसमें कि
उसके अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। और ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर डेंगू का विस्फोट हुआ। बीते 24 घंटे में 82 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 252 सैंपल्स की अब तक जांच हो चुकी है। ग्वालियर के 30 मरीज, अन्य जिलों में 52 मरीज अब तक पता चल पाए हैं और ये चिंता का कारण है। 24 घंटे में 82 मरीजों का सामने आना, आप गंभीरता को देखिए। डेंगू और डेंजरस हो चला है, इसका डंक डरा रहा है और डर से थर्रा रहा है। और डेंगू की इस वक्त जो स्थिति है, विभाग के लिए चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग यहां पर पूरी व्यवस्था में जुटा हुआ है कि किसी भी तरीके से डेंगू के मरीजों को कोई भी परेशानी न हो और उचित अच्छा इलाज उन्हें मिल सके, ताकि उन्हें इस बीमारी से, डेंगू के चपेट से निकाला जा सके। लेकिन जो नए मामले सामने आ रहे हैं, उनका क्या, उसके लिए क्या प्रयास हो सकता है, देखने का विषय है। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज श्रद्धालुओं के द्वारा भस्म आरती में भगवान महाकाल को 56 भोग लगाया गया। अपनी मनोकामनाओं को पूरा होने के लिए श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया, जिसमें दूध, दही, शहद और शर्करा और जूस जैसे 5 प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी द्वारा भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। भांग से राजा के रूप में बाबा महाकाल को तैयार किया गया और महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म आरती के दौरान भस्म चढ़ाई गई। इसके बाद भस्म आरती प्रारंभ हुई। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं।